नमस्कार दोस्तों। आज की डेट है 14 जनवरी 2025। स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। डिस्कशन शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज के जो हमारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो इस प्रकार से हैं। क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। हमारा जो पहला आर्टिकल होने वाला है वो तिरुपति टेम्पल से रिलेटेड होने वाला है। तिरुपति टेम्पल, इस आर्टिकल में हम बात करेंगे इसकी लोकेशन के बारे में, बात करेंगे ये टेम्पल कहाँ लोकेटेड है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ की जो आर्किटेक्चर है उसके बारे में बात करेंगे, किस प्रकार का आर्किटेक्चर है, ठीक है, वास्तुकला है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे इसकी हिस्ट्री से रिलेटेड। तो ये जो आर्टिकल है ना, हमारे प्रीलिम में काफ़ी ज़्यादा इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो प्रीलिम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। मेंस में भी जो हिस्ट्री का एंशियंट हिस्ट्री है, आर्ट एंड जो है ना आर्ट का टॉपिक है वो भी उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आर्ट एंड कल्चर का जो टॉपिक है वो इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। मंदिर की वास्तुकला है, इससे संबंधित यूपीएससी के मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहला जो आर्टिकल है वो तिरुपति टेम्पल के बारे में। दूसरा आर्टिकल है वो हमारा जो आर्टिकल होने वाला है वो आर्टिजियंस से रिलेटेड है। आर्टिजियंस, ये आर्टिजियंस क्या है? ये एक ज्योग्राफिकल फेनोमेनन है, भौगोलिक ऐसी घटना है, ज्योग्राफिकल फेनोमेनन है। अभी आपने देखा होगा जैसलमेर में बहुत ही ज़्यादा पानी देखने को मिला था। अचानक पानी की बाढ़ आ गई थी, मतलब ज़मीन में से अचानक पानी बाहर आया था। तो ये जो घटना है ना, इसे आर्टिजियंस कहा जाता है। तो इसके बारे में बात करेंगे, ये प्रीलिम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तीसरा जो आर्टिकल होने वाला है वो प्रोडक्शन लिंक स्कीम से होने वाला, PLI स्कीम है, इसके बारे में है। इसके बारे में बात करेंगे, क्या है स्कीम, क्यों फेमस है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। नेक्स्ट फोर्थ आर्टिकल होने वाला है वो सऊदी अरेबिया के बारे में है, ठीक है। तो ये हमारे प्लेस एंड न्यूज़ जो आर्टिकल होता है, मैप का आर्टिकल होता है। मैप बेस यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, उसमें से ये सऊदी अरेबिया है। ये जो आसपास का रीजन है इनके, ये तो यूपीएससी के मोस्ट फेवरेट हो जाते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये चर्चा में हर टाइम रहते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसको भी हम डिटेल में बात करेंगे, इसके बारे में भी डिटेल से चर्चा करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल होने वाला है वो अलकनंदा रिवर के बारे में होने वाला है। हम बात करेंगे अलकनंदा रिवर की कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर बात करेंगे जो कुछ शॉर्ट्स न्यूज़ है उनके बारे में बात करेंगे। तो ये हमारे आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें से कुछ जो आर्टिकल है जैसे कि तिरुपति टेम्पल है, ये हमारे स्टेटिक्स का पार्ट है, आर्ट एंड कल्चर इसमें कवर हो जाता है। ये ज्योग्राफिकल फेनोमेनन है, तो ये न्यूज़ में है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये न्यूज़ में इस वजह से चर्चा पे होता है, नॉर्मली आपको ये पढ़ने में नहीं मिलता, तो ये स्टेटिक्स का पार्ट नहीं है, ये करंट अफेयर माना जा सकता है। प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम है, ये करंट अफेयर नहीं है क्योंकि ये बहुत टाइम से चर्चा का विषय रही है, तो ये स्टेटिक्स का पार्ट है। सऊदी अरेबिया आपको पढ़ना ही पड़ेगा तो करंट अफेयर का पार्ट नहीं है। अलकनंदा रिवर है, ये करंट अफेयर का पार्ट नहीं है। तो करंट अफेयर का भूत है ना, वो इतना चढ़ा नहीं सर पे, क्योंकि एक दो ही आर्टिकल है जो करंट अफेयर के हैं, बाकी तो आपके स्टेटिक्स की ही है। तो आज का हम करंट अफेयर का भूत मारते हैं, चलते हैं हमारे डिस्कशन की ओर। बात करें पहले आर्टिकल की, ये जो तिरुपति मंदिर है, अभी यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अचानक से बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई थी, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई और उसके कारण 6 लोगों की है वो जान चली गई, 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 20 से ज़्यादा लोग हैं वो घायल हो गए। किसके कारण हुए? वो भगदड़ के कारण हुआ। अब भगदड़ से रिलेटेड एक हमने आर्टिकल डिस्कस किया था कुछ दिन पहले, उसको आप जरूर देखना, ताकि आपको पता चल सकता है कि ये भगदड़ क्यों होती है, कैसे इन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। ये हमने डिस्कस किया था जब अल्लू अर्जुन ने एक मूवी के प्रमोशन के दौरान एक भगदड़ मची थी, तब हमने डिस्कस किया था कैसे इसे रोका जा सकता है, वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पे डिस्कस करी थी। तो मेंस में वहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है भगदड़ से रिलेटेड, तो वो आप आर्टिकल जरूर देख लेना, ठीक है। अब इस आर्टिकल में हम बात करेंगे तिरुपति टेम्पल के बारे में। तिरुपति टेम्पल के बारे में बात करें तो सबसे पहले ये भगवान वेंकटेश्वर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। इसे वेंकटेश्वर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। ये लॉर्ड जो वेंकटेश्वर है ना, उनको डेडिकेट किया गया है। ये जो लॉर्ड वेंकटेश्वर है ये भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। कलयुग में भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं लॉर्ड वेंकटेश्वर को। और ये जो तिरुपति टेम्पल है इसको वेंकटेश्वर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पर लोकेटेड है ये तिरुपति टेम्पल? तो ये लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? चित्तूर डिस्ट्रिक्ट। आंध्र प्रदेश के चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। इसके पास में जो पहाड़ी है, जो ऐसी पहाड़ियाँ बनेगी जिसे सप्त पहाड़ियाँ कहा जाता है, सप्त पहाड़ियाँ। इस पहाड़ियों का नाम क्या है? ये सप्त पहाड़ियाँ याद रखना कि कौन से मंदिर के आसपास सप्त पहाड़ियाँ हैं, तो ये है तिरुपति टेम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे जो आसपास में पहाड़ियाँ हैं वो है शेषाचलम की पहाड़ियाँ। शेषाचलम की जो पहाड़ियाँ हैं ये 7 पहाड़ियाँ सी बनी हुई है।
तो इसे सप्त पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, साथ ही साथ में तिरुमला जो पहाड़ियाँ हैं वो भी इसके निकट में है। नज़दीकी शहर कौन सा है, तो तिरुपति का जो शहर है, तिरुपति सिटी, वो इसके नज़दीक पड़ता है। हमने सारे अगर यहाँ पे आप घूमना जाना चाहते हो तो आपको लोकेशन भी मैंने बता दी। एयरपोर्ट से जाना चाहता हो तो ये आपका एयरपोर्ट पड़ेगा नज़दीक में, ये रेलवे स्टेशन नज़दीक पड़ेंगे। ठीक है, आप जाओ और घूम के आ जाओ, काफ़ी अच्छा मंदिर है, देख के आ सकते हैं। हमने यहाँ पे बात कर ली इस मंदिर के बारे में। कहाँ पर लोकेटेड है, आंध्र प्रदेश में, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में। नज़दीकी पहाड़ियाँ तिरुमल्लापई पहाड़ियाँ हैं, शेषाचलम की जो 7 पहाड़ियाँ हैं वो इसके नज़दीक पड़ती है। ये तो इसकी लोकेशन और कुछ स्पेसिफिक जानकारी के बारे में बात करी। अब हम बात करेंगे इसके आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकला के बारे में। एक आपको मैप से समझाते हैं, एक चित्र बना के। यहाँ पे देखो इसका चित्र को, तब आपको समझ में आ जाएगा इसकी वास्तुकला किस प्रकार से। इसे जो बनाया गया है ना, द्रविड़ शैली से बनाया गया है। अब द्रविड़ शैली कैसी होती है, द्रविड़ शैली के जो मंदिर होते हैं ना वो इस प्रकार से बनाए जाते हैं। जैसे ये मुख्य मंदिर है उसे इस प्रकार से बनाया जाएगा, फिर आगे एक छोटा और मंदिर है, ठीक है, फिर छोटा और मंदिर है, ये इस प्रकार से बनाए जाते हैं लंबाई में। ठीक है, तो ये वर्गाकार होते हैं, वो इस प्रकार से बनाए जाते हैं मंदिर। अब ऊपर क्या होते हैं, ऊपर इनके पिरामिड ऐसे बने होते हैं, ये पिरामिड टाइप ऐसे यूँ बने होते हैं। ठीक है, ये ऊपर इस मंदिर के टाइम में एक आलोक बने होते हैं जिसमें आमलक होता है, फिर कलश होता है ऊपर बना हुआ, ये सारी इसकी विशेषता है। फिर प्रांगण में जल कुंड वगैरह बने होते हैं, ऐसे ये प्रांगण है ना, यहाँ पे ये जल कुंड बना होता है, ऐसे कक्ष बने हुए होते हैं, ये भी इस मंदिर की कुछ विशेषता है। प्रवेश द्वार की बात करें, यहाँ पे जो एंट्री करते हैं तो यहाँ पे एक प्रवेश द्वार बड़ा सा बना होता है। ठीक है, तो प्रवेश द्वार में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, जिसे अभी गोपुरम कहा जाता है। ये जो प्रवेश द्वार जहाँ से एंट्री लेते हैं इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है गोपुरम, ये जहाँ पर एंट्री लेते हैं। ये बात करें हम द्रविड़ शैली की, यानी कि साउथ में ये मंदिर पाए जाते हैं मुख्यतः, और ये द्रविड़ शैली के टेम्पल है, द्रविड़ शैली के मंदिर है। ठीक है, इस टाइप के द्रविड़ शैली के टेम्पल बनाए जाते हैं। नक्काशियाँ बहुत ज़्यादा होती है मंदिर है ना, यहाँ पे बहुत चित्र बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं, मंदिर के आसपास बहुत ज़्यादा चित्र होते हैं। ये हमने मंदिर का बात करिया, फिर ये जो अंदर का पार्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे वो दक्ष वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से मंदिर है। मोस्ट ऑफ साउथ में, तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा मंदिर देखने को मिलते हैं, इस टाइप के मंदिर है, वो तमिलनाडु में एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं द्रविड़ शैली के। फिर एक होती है वेसर शैली होती है, एक होती है नागर शैली। वेसर शैली के मंदिर कहाँ देखने को मिलते हैं, वेसर शैली के मिलते हैं जहाँ ये द्रविड़ शैली और फिर बात करते हैं नागर शैली, इनके बीच की आती है वेसर शैली। ठीक है, नागर शैली किस टाइप के होते हैं, नागर शैली में यूँ होता है, चार और मंदिर, बीच में ये मंदिर है, फिर इसके चार और यूँ मंदिर है, ये मंदिर है, मतलब जैसे चित्र सही नहीं हो सकता, ये कौन सा, ये नागर शैली है। और वेसर शैली कैसी होती है, वेसर शैली एक बस के आकार की होता है, इस प्रकार से एक बना होता मंदिर, फिर ऐसे यूँ बस के आकार का होता है। ये देखो गाड़ी कैसी होती है, कार, तो ये कार के आकार का इस टाइप से बना होता है, जो ट्रक वगैरह नहीं होता उस टाइप से वेसर शैली के मंदिर बनाए जाते हैं। तो ये थोड़ा बहुत इनमें डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंस पूछा जाता है किस शैली में कौन से मंदिर बने हुए हैं, उसकी क्या विशेषता है, ये आपको आइडिया होनी चाहिए। क्योंकि यूपीएससी है ना, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है ये विशेषता किस में पाए जाते हैं, गोपुरम किस में पाए जाते हैं, कमलस किस में पाए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ यूपीएससी इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है और इसके आंसर आपको आने जरूरी है। शिखर कहाँ होता है, जैसे ये वाला भाग है वो शिखर है, ऊपर जो है, ठीक है, इसे विमला का कहा जाता है, ये वो पार्ट है। इसे, ये जो पार्ट है इसको भी अलग नाम से जाना जाता है, जैसे इसे मंडपा कहा जाता है, मंडपा, ये मंडपा है। ठीक है, ये गोपुरम है, तो इन्हें अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। ये जो चित्र है ना, इसको आप जरूर याद रखना, क्योंकि इस पर डेफिनेटली डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। एक बार आप अच्छे से बैठना, फिर सारी चीज़ें, विमान किसको जानते हैं, गोपुरम किसे कहते हैं, शिखर किसे कहते हैं, महाजनपद किसे कहते हैं, महामंडपक किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें, ये आपको मंदिर के बारे में डिफ्रेंशिएट पता होना चाहिए, क्योंकि इस पर डेफिनेटली डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बैठ गई है। तो अभी हम बात कर रहे थे तिरुपति टेम्पल की, ये कौन सी शैली में बनाया गया है, तो ये भी द्रविड़ शैली का है। इसका मतलब ये इस टाइप से बनाया गया है, ये मंदिर है इस टाइप से बनाया गया ऊपर से, फिर आगे यूँ है। ठीक है, आगे फिर अलग अलग मंदिर है, आगे इसका गोपुरम है, इसके द्वार बनाया हुआ है, इसके भी आगे द्वार बनाया गया है। कौन सी शैली का, द्रविड़ शैली का। और जो मुख्य द्वार है, यहाँ पे स्वर्ण बहुत ज़्यादा है, अनाथा स्वर्ण, यहाँ पे स्वर्ण के कवच जड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे स्वर्ण के बहुत ही ज़्यादा कवच जड़े हुए, तो ये पॉइंट भी आप याद रखना। बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस पर डायरेक्ट पूछते हैं क्वेश्चन कि ऐसा एक मंदिर है जिस पे स्वर्ण के कवच जड़े हुए हैं, कहाँ पे, आगे मेन गेट पे जड़े हुए हैं, जिसे अनाथा स्वर्ण का कवच भी कहा जाता है, अनाथा स्वर्ण कवच के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कौन सा मंदिर है और कौन सी शैली में बनाया गया, यूपीएससी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगी। फिर यहाँ पर गोपुरम है, गोपुरम मतलब एंट्री गेट है, और ये कौन सी शैली में होता है, ये द्रविड़ शैली में होता है। अभी हमने देखा कि ये द्रविड़ शैली का एग्जाम्पल है। ठीक है, ध्वज, ये फिर मंदिर होता है, मंदिर के ऊपर एक ध्वज भी लगा हुआ होगा, ये तो नागर शैली में भी हो सकता है ध्वजन, ये नागर शैली में हो सकता है,
और वेसर शैली में भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर भगवान विष्णु जो वेंकटेश्वर जी है, इनकी 8 फीट की ऊंची प्रतिमा बनी हुई है। ये मंदिर है, उसका जो अंदर वाला पार्ट है यहाँ पर 8 फीट की उनकी ऊंची मंदिर बनी हुई है। और जो अंदर वाला पार्ट है इसे क्या कहा जाता है? इसे गर्भगृह कहा जाता है। ये जो अंदर वाली जगह इसे गर्भगृह कहा जाता है। फिर इसमें कई सामग्री रखी हुई है और ये जिसका अधिकांश भाग है ना ये ग्रेनाइट का बना हुआ है। ये पॉइंट तो आपको याद रखेगा कि मंदिर का जो ज़्यादातर पार्ट है वो ग्रेनाइट का बना हुआ है। विशेषता क्या है? इसमें 1000 से ज़्यादा खंभे हैं। 1000 से ज़्यादा इसमें खंभे बने हुए, इस प्रकार से ये खंभे बने हुए। कितने हैं? 1000 से ज़्यादा है वो खंभे बने हुए हैं। फिर क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है? मंदिर का जो आगे वाला पार्ट है इसे क्या कह रहे थे? गोपुरम। तो गोपुरम है ना जहाँ पे एंट्री गेट होता है, वो किसका बना हुआ है? वो अनार्था स्वर्ण कवच का बना हुआ है। ठीक है, फिर मंदिर में जो मंदिर का जो गर्भगृह है, गर्भगृह कौन सा होता है? जहाँ पर मंदिर की मूर्ति रखी होती है। यहाँ पर 8 फीट की ऊंची जो भगवान वेंकटेश्वर जी है इनकी मूर्ति बनी हुई है। यहाँ पर 1000 से भी ज़्यादा खंभे लगे हुए हैं, स्तंभ है जो इसकी विशेषता है। फिर ग्रेनाइट का ज़्यादातर मंदिर बना हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर बात करते हैं लड्डू प्रसादम। ये क्या होता है? लड्डू प्रसादम मतलब क्या कहना चाहता है? तो यहाँ का जो लड्डू है ना ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये प्रसाद के रूप में लड्डू दिया जाता है और इसको GI टैग भी मिला हुआ है। तो ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तिरुपति लड्डू विश्व प्रसिद्ध है और इसे GI टैग भी मिला हुआ है। GI टैग क्या होता है? ये अलग से कॉन्सेप्ट है। GI टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग मिलता है। अगर किसी भी चीज़ को ये टैग मिल जाता है इसका मतलब है कोई और एरिया है, कोई रीजन है, इसका क्लेम नहीं कर सकता कि ये हमारी क्वालिटी है उस प्रकार की है। यानी GI टैग अगर तिरुपति मंदिर को मिल गया है तो कोई और टेम्पल है या कोई और लोकेशन है वहाँ के लोग ये नहीं बोल सकते हमने लड्डू बनाए वो तिरुपति टेम्पल के लड्डू है, नहीं, क्योंकि GI टैग इनको ही मिला है। तो एक प्रकार का कॉपीराइट हो जाता है उनका। ठीक है, ये इनकी विशेषता है। यहाँ पर 3 लाख से भी ज़्यादा लड्डू है वो डेली तैयार किए जाते हैं क्योंकि लड्डू बहुत टेस्टी होते हैं। ठीक है, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, काफ़ी फेमस है। इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इसे 9वीं शताब्दी में 9th सेंचुरी में से बनाया गया था। 9वीं शताब्दी में इसे बनाया गया था। अलग अलग शासकों के टाइम में बनाए, जैसे चोल है, पल्लव है, विजयनगर साम्राज्य है, इन राजाओं के टाइम में इसका विस्तार हुआ था। सबसे ज़्यादा जो विस्तार किया गया है वो कौन से साम्राज्य में? विजयनगर साम्राज्य है ना, इसके दौरान इसका सबसे ज़्यादा विस्तार किया गया है और इसको भव्य रूप दिया गया था। धार्मिक मान्यता क्या है? ये भगवान विष्णु जी के अवतार है। ये जो वेंकटेश्वर जी है वो भगवान विष्णु जी के, लॉर्ड जो विष्णु जी है उनके ये अवतार माने जाते हैं। और उन्होंने कहा है ये भगवान विष्णु के कलयुग का अवतार है। जैसे हम मानते हैं कि कल की है वो भगवान विष्णु का कलयुग का अवतार होने वाला है, इसी प्रकार से ये जो लॉर्ड विष्णु जी है उनका कलयुग का अवतार है वो वेंकटेश्वर जी को माना जाता है। इसमें लाखों रुपए का दान दिया जाता है, इसलिए जो वर्ल्ड का सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। इसे सबसे अमीर मंदिर कहा जाता है क्योंकि इतना मात्रा में यहाँ पर दान दिया जाता है, काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पे दान दिए जाते हैं। तो वही यहाँ पे बात करी गई है, लड्डू प्रसादम की बात करी गई है जिसे GI टैग भी मिला है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी गई, यहाँ पे 3 लाख से ज़्यादा लड्डू बनते हैं। टेम्पल की हिस्ट्री के बारे में हमने देखा 9th सेंचुरी में इसका निर्माण हुआ है, तो ये हिस्ट्री ऑलरेडी हम देख चुके हैं। फिर बात करें मंदिर के बारे में, यहाँ पे फेमस रिवर है कौन सी है? कपिला। ये कपिला तीर्थम रिवर है वो यहाँ से होकर गुजरती है। इसके पास में स्वाणी पुष्करणी एक तीर्थ है और कपिला रिवर है वो यहीं से है। सप्त पहाड़ियों की हमने ऊपर बात करी थी, तो यहाँ पे कौन कौन सी है? शेषाचलम, ये जो पहाड़ियाँ हैं 7 पहाड़ियाँ बनी हुई है, तो इसके नाम से इसे सप्त पहाड़ी भी कहा जाता है। और ये 7 फन जो भगवान विष्णु का सांप था, कौन सा था? शेषनाग, उसके 7 फन है उसको दर्शाती है। ये जो 7 पहाड़ियाँ हैं ये भगवान जी का, विष्णु जी का जो सांप था जिसपे विष्णु जी आसन ग्रहण करते थे, तो उसका नाम क्या था? शेषनाग था। ठीक है, शेषनाग सांप का नाम था और उसके 7 फणों को ये पहाड़ियाँ दर्शाती है। इस प्रकार से पहाड़ी बनी हुई है तो ये इसके फणों को दर्शाती है। यहाँ पे 2 करोड़ से भक्त आते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा संख्या में यहाँ पे भक्त आते हैं। और 9 दिनों तक इनका जो ब्रह्मोत्सव चलता है, एक त्यौहार है, ठीक है, जिसे कहा जाता है ब्रह्मोत्सव। ठीक है, ये 9 दिनों तक चलता है। ये छोटे छोटे पॉइंट है बट एक बार आप पढ़ जरूर लेना ताकि याद रहे आपको। वेशभूषा, तो यहाँ पे परंपरागत वस्त्र पहन के आपको आने की अनुमति होती है, ऐसे आप कुछ भी पहन के नहीं जा सकते हो। जो भी ट्रेडिशनल ड्रेस कोड होती है वही पहन के जाना होता है। तो वहीं पर यहाँ पर सेक्रेड रिवर के बारे में बात करी गई है। 7th हिल है जो भगवान शेषनाग जी की जो 7 फन है उनको दर्शाती है। फिर यहाँ पे 20 मिलियन से ज़्यादा लोग आते हैं, ड्रेस कोड ट्रेडिशनल पहन के जाना होता है। तो ये सारी चीज़ें बात करी हुई है। हमारे UPSC में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। मंदिर का लोकेशन कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश की शेषाचलम पहाड़ियाँ है वहाँ पर लोकेटेड है। शैली कौन सी? द्रविड़ शैली, जिसके बारे में हमने अभी ऊपर बात करा था।
फिर सोने से ढकी हुई संरचना भी है। मंदिर के आसपास में ऐसी कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। 9वीं शताब्दी में बनाया गया था और विजयनगर साम्राज्य के दौरान इसका सर्वाधिक विकास हुआ था। इनका जो लड्डू है, तिरुपति का लड्डू, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। भगवान विष्णु जी का तीर्थ स्थल है और ये भगवान विष्णु जी के अवतार भी माने जाते हैं। ये यूपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं ये सारे। ठीक है, अमीर मंदिरों में से एक है। त्यौहार कौन सा है? ब्रह्मोत्सव त्यौहार यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये पूरी डिटेल थी यूपीएससी से रिलेटेड, जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन और एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, वो सारी हमने डिस्कस कर ली। अच्छे से आपको आर्टिकल समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिजियंस स्थिति, यानी आर्टिजियंस कंडीशन। अब आर्टिजियंस होता है क्या? सिंपली बात करो, ये जो ऊपर वाली अर्थ है, ये मान लो अर्थ वाली ऊपर वाली पट्टी है, ठीक है, जिस पे हम रहते हैं, उसके नीचे ये अलग अलग प्रकार की चट्टानें ऐसी बनी होती हैं। पृथ्वी के नीचे ऐसी ऐसी प्लेट मान लो चट्टानें होती, इस प्रकार से बनी हुई थी है। अब वाटर होता ना, ऊपर से पानी रीस रीस के अंदर जाता है, मतलब बारिश का पानी मान लो, नहर का, कैसे भी नदी वाला पानी वो अंदर गया। अब ग्राउंड वाटर में गया, वो यहाँ पे क्या बने हुए होते हैं? एक्वीफर बने हुए होते हैं, उनमें एकटा होता है। धीरे 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 ये एक्वीफर होते हैं, इनमें एकटा होता जाता है। ये एक्वीफर बना हुआ एकटा होता जाता है, ठीक है। अब टाइम टू टाइम इसमें पानी तो जाएगा जाएगा, ठीक है, पानी तो कम होगा नहीं। अब इक्वेटर में एक टाइम के बाद में ये भरने लगेगा, पूरी तरह से फुल हो जाएगा, ठीक है। ये ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, तो आपको उस टाइप से पढ़ना है, ठीक है, कि ये चीज़ें समझनी है कि पृथ्वी के अंदर का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे पानी है, धीरे 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 इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। आपको उस लेवल से समझना है, ऐसे नहीं देखना है कि भाई पानी कैसे इकट्ठा हुआ, कि वो पानी बारिश का अंदर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। रीस के पानी सारा अंदर जाएगा। नीचे है प्लेटें, हमको पता है नीचे ऐसे चट्टाने बने हुए अलग है। अब इसके नीचे एक्वीफर्स में धीरे धीरे पानी इकट्ठा हुआ। अब चट्टानों पे जोर बढ़ेगा, जोर पड़ेगा क्योंकि चट्टाने पास पास में और धीरे धीरे हिलती भी रहती है। अब वो इन पे जोर पड़ेगा, लेकिन पानी के जाने की जगह तो कहीं है ही नहीं। अब जाएगा कहाँ पानी? यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हुआ है, जाने की कोई जगह नहीं है। फिर क्या होता है? किसी वजह से, या तो अपने अर्थक्वेक की वजह से या ड्रिलिंग वगैरह की वजह से हमने यहाँ पे छेद कर दिया। जैसे जैसलमेर में अभी क्या किया था, यहाँ पे वो बोरिंग बना रहे थे, बोर ट्यूबवेल बना रहे थे, इसकी वजह से यहाँ पे छेद किया। तो जैसे ये छेद किया, इसको जगह मिल गई, पानी को बाहर आने की जगह मिल गई, और पानी को थोड़ी सी जगह मिल गई तो वो पूरी आसपास की जगह को फाड़ कर बाहर आ जाएगा। उसको तो वेट ही कर रहा था कि मेरे को थोड़ी सी जगह मिले, क्योंकि नीचे से पंप बहुत ज़्यादा होता है, नीचे से पानी को पंप किया जाता है, क्योंकि चट्टानें आसपास आ रही है, पानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इकट्ठा हुआ, तो पंप करेगा तो पानी सीधा ऊपर आएगा, और ऊपर आएगा तो एकदम बहुत बड़े लेवल में फूटेगा, तो आसपास में पानी पानी होगा। तो ये है आर्टिजियंस की कंडीशन। आर्टिजियंस एक ज्योग्राफी का टर्म है, ठीक है। अगर यूपीएससी प्रीलिम में क्वेश्चन पूछता है आर्टिजियंस क्या है, आर्टिजियंस क्या है, तो ये अगर प्रीलिम में पूछा जाता है तो ये एक ज्योग्राफिकल फेनोमेनन है, जिसके माध्यम से एक्वाफर में पानी जो जमा होता है वो दबाव होने के कारण पानी धरती के ऊपर बाहर आ जाता है, तो ये आर्टिजियंस कहलाता है। सिंपल सा इस पे क्वेश्चन बनेगा, तो इतनी चीज़ आपको याद रखनी है, बाकी कोई झंझट हमारी याद करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सही बात करी हुई है। ये पोर्स यानी चट्टानों के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसमें पानी इकट्ठा होता रहता है, ठीक है। फिर वो बाहर आ नहीं सकते हैं, किसी वजह से उसमें वो दबाव बढ़ता रहता है। फिर उनको अगर छोटी सी जगह मिल गई तो वो अचानक फूटेगा बाहर, और बाहर फूटेगा तो एक दरार के माध्यम से फिर अंदर पृथ्वी के ऊपर जो पट्टी होती है वहाँ पे पानी पानी आएगा, और इसे आर्टिजियंस कहा जाता है, ठीक है। भूगर्भीय द्रव्य, प्राकृतिक सोर्स है, दबाव का स्तर है, इन सब के कारण ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये आर्टिजियंस से रिलेटेड आर्टिकल था, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, प्रीलिम में आएगा आर्टिजियंस क्या होता है, इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद में बात करेंगे हम PLI स्कीम के बारे में, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम। यहाँ पे जो ये आर्टिकल है ना, इसमें जो बातें करी गई है वो नई जो PLI स्कीम है वो इस्पात मतलब क्या होता है? स्टील। ये जो स्टील उद्योग है इससे संबंधित स्कीम लाई गई है। हम इसको डिस्कस करने से पहले इस आर्टिकल में ओनली कितनी बात करेगी, इस आर्टिकल में यही डिस्कस किया गया है। PLI स्कीम में वो जो स्टील है उसके क्षेत्र में कुछ नया चीज़ें लाई गई, इतनी बात करी गई। लेकिन हम डिटेल से समझ लेते हैं कि PLI स्कीम होती क्या है, ठीक है। जो प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम है क्या होती है, क्यों इसे लॉन्च किया गया था, कब लॉन्च किया था, तो हम इसे थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। बात करें PLI स्कीम के बारे में, तो इसे 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया था। इसे 2020 में शुरू किया गया था भारत सरकार के द्वारा। क्यों इसे लाया गया था, उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भारत को मैन्युफैक्चरिंग में हब बनाना। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में हब बनाना। मैन्युफैक्चरिंग मतलब हब बनाना, मतलब भारत में बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हैं वो प्रोड्यूस की जाए, इंडिया में ही प्रोड्यूस की जाए, इसके लिए इस सेक्टर में इसको हब बनाया। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं वो चाइना से प्रोड्यूस की जाती है, तो चाइना हब माना जाता है मैन्युफैक्चरिंग का। इसी प्रकार से इंडिया को भी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए ये स्कीम लाई गई थी। कब लाई गई थी?
2020 में लाई गई थी, 2020 में लाई गई थी ये। इसमें क्या किया जाता था, इसमें जो कंपनियां हैं ना, अलग अलग कंपनियां हैं, उनको इंसेंटिव दिया जाता था, उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती थी। अब इन जो प्रोत्साहन राशि दी जाती थी वो किस पे दी जाती थी, वो इस आधार पे दी जाती थी कि कोई भी कंपनी है वो कितना प्रोडक्शन कर रही है। जो कंपनी जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी उतना ज़्यादा उस कंपनी को वो क्या दिया जाएगा, इंसेंटिव दिया जाएगा। अब ये क्या क्यों दिया जाता है, इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका सबसे बड़ा फायदा था ये जो स्कीम है ना, ये मेक इन इंडिया जो हमारा एक मेन कॉन्सेप्ट है, मेन स्कीम है हमारी मेक इन इंडिया, इसको बढ़ावा दिया है। जो मेक इन इंडिया उस पर क्या टारगेट है कि इंडिया के अंदर चीज़ों को बढ़ाया जाए, जो मैन्युफैक्चरिंग है उससे ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में हो। ये जो कॉन्सेप्ट है PLI स्कीम, ये मेक इन इंडिया का एक पार्ट है। ये मान लो ये अम्ब्रेला है, ठीक है, ये अम्ब्रेला कौन सी स्कीम है, ये है मेक इन इंडिया है, ये अम्ब्रेला स्कीम है, इसके अंतर्गत PLI स्कीम आती है। तो इसके अंदर एक छोटा सा टर्म, एक बहुत बड़ा छाता है, उसका एक पार्ट है वो PLI स्कीम है। तो ये मेक इन इंडिया को प्रमोट करने का काम करती है। साथ ही साथ में अगर हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस की जाएगी, आप अभी है ना मोबाइल कहाँ से मंगवाते हो, चाइना से मंगवाते हो, अगर वही मोबाइल इंडिया में बनने लग जाएगा तो आप मोबाइल चाइना से नहीं मंगवाओगे। पहले जो आईफोन वगैरह बनते थे ये चाइना में मैन्युफैक्चर होते थे, बट अब ये कहाँ हो रहे हैं, ये इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं। इसका मतलब है अब चाइना से हम नहीं मंगवाएंगे क्योंकि हमारे इंडिया में ही चीज़ें बन रही है। तो ये है ना हमारे इंपोर्ट को भी कम करेंगे। अब इंपोर्ट को कम करने से क्या बेनिफिट होता है वो तो आपको पता ही हो, अगर आयात कम होगा तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम नहीं होगा, तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो अच्छे से बना रहेगा, तो इसमें भी बेनिफिट करता है। फिर ये रोज़गार के अवसर पैदा करेगा। अगर हमारे देश में सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी तो लोगों की ज़रूरत ज़्यादा होगी, तो फिर रोज़गार भी बढ़ेगा। तो ये एक एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ावा देती है स्कीम। साथ ही साथ में विदेशी कंपनियां हैं वो भारत में इन्वेस्टमेंट भी करेगी। अगर इन्वेस्ट क्यों करेगी, तो उनको लगेगा कि भारत में बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर हो रहा है तो वो भी इन्वेस्ट करेगी। तो ये इन्वेस्टमेंट को भी प्रमोट करता है। साथ ही साथ में ग्लोबल चेन, जो सप्लाई चेन है उसमें भारत की स्थिति मजबूत होगी। आज है ना मोस्ट ऑफ जो कंट्रीज़ हैं वो चाइना पे डिपेंडेंट है। हम है ना, हमें जो ये मोबाइल वगैरह के लिए चिप्स होती है ये कहाँ से आती है, ये चाइना से आती है, क्योंकि चाइना पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं हम। तो हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, ठीक है, और हम सेल्फ डिपेंडेंट भी बन सकते हैं। ये सारे फायदे देखने को मिल सकते हैं इस प्रोडक्शन लिंक स्कीम के तहत। फिर बात करें इसमें कैसे काम करता है, ये काम इस प्रकार से करता है। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है, मानो कि जियो है, रिलायंस मान लो, रिलायंस ने जियो के नाम से मोबाइल वो प्रोड्यूस करे। अब इनको बोला जाएगा आप जितने मोबाइल की सेल करोगे, जितने मोबाइल को एक्सपोर्ट करोगे, साथ ही साथ में जितने मोबाइल प्रोड्यूस करोगे, उस हिसाब से आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। इंसेंटिव कैसे दिया जा सकता है, उनको टैक्स में छूट दी जा सकती है, ठीक है, उनको सब्सिडी के रूप में दी जा सकती है। तो अलग अलग प्रकार से उनको छूट दी जा सकती है। तो इंसेंटिव इस प्रकार से दिया जा सकता है, ठीक है। कंपनियां जितना ज़्यादा उत्पादन करेगी उतना ही ज़्यादा उनको लाभ मिलेगा। और ये कुछ सेक्टर के लिए, ऐसे नहीं कि सब किसी को दिया जा रहा है। कौन कौन से सेक्टर के लिए स्कीम लाई गई है, कुछ चुनिंदा सेक्टर, जैसे कि एक तो है इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर है, इसके लिए स्कीम है। जैसे मोबाइल वगैरह वो सारी इसमें आ गई इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अंतर्गत। फिर कौन सा सेक्टर है, फिर फार्मा, दवाई वगैरह है ना, वो सारी इसमें आ गई, फार्मा सेक्टर है, इसके लिए भी PLI स्कीम है। फिर तीसरा सेक्टर कौन सा है, फिर है ऑटोमोबाइल में व्हीकल वगैरह जो होते हैं ना, ऑटोमोबाइल जो गाड़ियाँ वगैरह बनती है वो सारी ऑटोमोबाइल के अंतर्गत आ गई। फिर है टेक्सटाइल सेक्टर, फोर्थ है टेक्सटाइल, कपड़े वगैरह जो बनेंगे वो सब इसमें आ गया। फिर कौन सा है, फिर सोलर इक्विपमेंट। ये जो सेक्टर है ना, इनको सेक्टर को याद नहीं रखना आपको, आप ये चीज़ याद रखना कि इन सेक्टर को पैसे दे रही है। इसके अलावा भी सेक्टर है, फार्मा के अलावा भी है, जैसे कि सोलर हो गया, फिर स्टील है, सेमीकंडक्टर है। तो ये जो सारे सेक्टर है ये हमारे इकोनॉमी है ना उसके बेसिक सेक्टर माने जाएंगे। सेमीकंडक्टर है तो बेसिक है, हेल्थ है तो बेसिक है, टेक्सटाइल है तो बेसिक है। तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी माने जाते हैं। ऐसे सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम लाई गई है। तो ये सारे सेक्टर आप थोड़ा बहुत आइडिया रखना कि कौन कौन से सेक्टर है। इलेक्ट्रॉनिक्स है, फार्मा है, ऑटोमोबाइल है, टेक्सटाइल है, सोलर है, स्पेशलिएट स्टील है और सेमीकंडक्टर है। इन स्कीम ये जो है ना सेक्टर, इन पे जो ये स्कीम है वो लागू होती है। कौन सी स्कीम, PLI स्कीम है, वो लागू होती है। कितने परसेंटेज तक की छूट दी जाती है या केस में इंसेंटिव दिया जाता है, तो 4 से 6% का जो है इंसेंटिव दिया जाता है। मोस्ट ऑफ तो एक केस में दिया जाता है, मतलब आपको केस में पैसे दिए जा सकते हैं या फिर टैक्स में भी छूट दी जा सकती है। इस प्रकार से रिबेट देने का काम करता है। फिर इन्वेस्टमेंट, इसमें इन्वेस्टमेंट का भी टारगेट किया गया कि अलग अलग देश इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, आत्मनिर्भर को भी बढ़ाया जा सकता है। फायदे क्या, निवेश बढ़ेगा,
मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बढ़ेंगे, रोजगार जनरेट होगा, फिर साथ ही साथ में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट भी आएगा, ठीक है, आर्थिक डेवलपमेंट भी होगा, जीडीपी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक है वो आर्थिक डेवलपमेंट भी हो जाएगा। ये सारे इसके बेनिफिट देखने को मिलते हैं। चैलेंज क्या देखने को मिलते हैं? चैलेंज तो यही है कि इसमें प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिशन है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में इसमें गवर्नमेंट पे है ना बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, गवर्नमेंट का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ में प्रोसेस बहुत लंबा है, इसे पहले तो आपको प्रोड्यूस करना होगा, फिर अप्लाई करो, तो ये एकदम प्रक्रिया है ना बहुत लंबी हो जाती है, तो प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है। फिर बात करें WTO के नॉर्म भी बहुत आ जाते हैं, फिर WTO को बार बार कंप्लेन करता है कि आप है ना जो भारतीय कंपनी उनको सब्सिडी देते हो, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है जो विवाद पैदा करती है। फिर बात करें WTO क्या है? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वो 1995 में इसकी गठन हुआ था इसका, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। WTO है, इसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए, UPSC प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ सकती है, ठीक है। WTO के कुछ नियम होते हैं, जैसे मोस्ट फेवर्ड नेशन का एक नियम होता है, नेशनल ट्रीटमेंट का होता है, फिर ये अलग टॉपिक हो जाएगा, इसमें हम नहीं पढ़ेंगे, बट थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि WTO के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये हमारे थी प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम। अभी क्या हुआ है, अभी जो स्टील सेक्टर है ना उसमें बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट ने कहा है कि जो स्टील सेक्टर है इसमें हम और 5 साल है वो प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम है वो देंगे, और कुछ और सेक्टर को भी ऐड किया है। फिर ये कौन सी मिनिस्ट्री की स्कीम है, मतलब कौन सी मिनिस्ट्री है वो इसको लेके आई, ये वैसे तो अलग अलग मिनिस्ट्री की है, जैसे कि आपका सेक्टर है, आप है ना ऊर्जा मंत्री हो या फिर रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर हो, तो आप अलग अलग जो भी आपके सेक्टर में आते हो। फॉर एग्जाम्पल आप हो होम मिनिस्टर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, होम मिनिस्टर के अंतर्गत जो भी डिपार्टमेंट आएगा, वैसे कोई नहीं है पर जो भी डिपार्टमेंट होम मिनिस्टर का आएगा तो वो PLI स्कीम होम मिनिस्टर की ओर से मानी जाएगी। अभी ये स्टील है, ये किससे जुड़ी होगी, कौन सा मंत्रालय इसके अंतर्गत आएगा, तो ये है केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय, ये है स्टील एंड हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है, क्योंकि ये स्टील से जुड़ी हुई है। स्टील कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगी, तो वो स्टील एंड हैवी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एंड हैवी इंडस्ट्री है, उस मंत्रालय के अंतर्गत आएगी। अगर उस मंत्रालय के अंतर्गत आएगी तो वो स्कीम भी उनके द्वारा ही लॉन्च की जाएगी। तो आप चीज़ याद रखना, ये जोन सी भी स्किल है, ठीक है, जो भी स्कीम है, जो पहले तो सेक्टर को याद रखना, अगर सेक्टर है फार्मा का है तो वो फार्मा से जुड़ा हुआ मिनिस्ट्री जो भी होगा उसके पास में जाएगी। ये स्टील से जुड़ी हुई है तो वो स्टील से जुड़ा हुआ जो भी मिनिस्टर हुआ उनके पास ये स्कीम चली जाएगी। तो अभी ये स्टील से जुड़ी हुई थी तो ये इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय है, उनके अंतर्गत ये स्कीम आ जाती है। उद्देश्य हमें बात कर लिया है कि इस्पात की जो हमारी आयात है, जो हम स्टील को बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं, स्टील के इम्पोर्ट को कम करेगी ये। साथ ही साथ में हम मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएगी, हमारे यहाँ ना स्टील का निर्माण बढ़ाएगी, क्योंकि भारत में अगर स्टील को हम यहीं पे प्रोड्यूस करने लग जाएंगे, हमारे यहीं पे बनेगा तो कितना भी बना लो तो हमारी विनिर्माण को बढ़ावा देगी, स्टील के सेक्टर में हमें ताकतवर बना देगी, स्टील का हमें हब बना देगी। तो ये सारे बेनिफिट देखने को मिल सकता है। बेनिफिट वगैरह तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो, समझ में आ जाता है। मिनिस्ट्री बहुत समझना जरूरी है, कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री एक याद रखना। पहले तो PLI स्कीम आपको समझ में आ गई होगी। PLI स्कीम है प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम है, प्रोडक्शन का मतलब ही है उत्पादन, जितना आप उत्पादन करोगे उससे जुड़ी हुई एक स्कीम है। अगर आप उत्पादन ज़्यादा करोगे तो आपको गवर्नमेंट पैसे देगी। उसमें अलग अलग सेक्टर बनाए हुए, जैसे 7-8 सेक्टर है, उनमें से एक सेक्टर आता है स्टील वाला सेक्टर आता है। ये जो स्कीम है वो स्टील वाले सेक्टर के लिए। ये कौन लेके आया, ये इस्पात मिनिस्ट्री लेके आई, क्योंकि इस्पात मतलब होता है स्टील, वो स्टील से जुड़ी हुई बात है, तो स्टील है वो स्टील मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगी, तो वही इनको देने का काम करेगा या लॉन्च भी वही करेगा। बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट है स्टील अगर हमारे यहाँ पे हो जाएगी तो हमारा आयात कम हो जाएगा। सिंपल चीज़, थोड़ा बहुत समझोगे तो याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, थोड़ा बहुत समझ लो, याद नहीं रखना पड़ेगा, बस सिंपल बात हो रही है। लॉन्च मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एंड हैवी इंडस्ट्री कौन करेगा, क्योंकि उनकी तो स्कीम है तो वही लॉन्च करेंगे। रिड्यूस स्टील डिपेंडेंसी, प्रमोट हाई वैल्यू स्टील मैन्युफैक्चरिंग, स्ट्रेंथन पोजीशन ऑफ ग्लोबल स्टील पावर हाउस। ठीक है, विशेषता क्या है, इससे अलग अलग श्रेणियां हैं, हम श्रेणी ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है, तो स्टील की भी अलग अलग श्रेणी होगी, स्पेशल स्टील है जो भी है, ये याद रखने की आवश्यकता है नहीं आपको। बेनिफिट है कम सीमा, बहुत ज़्यादा कम लगेगा कि 3000 करोड़ तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो और इतना है उत्पादन कर सकते हो, उससे ज़्यादा करने पर ये स्कीम है वो नहीं मिलेगी आपको। ऐसे नहीं फिर तो आप तो कितना भी करते रहो और स्कीम का लाभ लेते हो, अरबपति बन जाओ, ऐसा नहीं होगा। कुछ सीमा भी तय करी हुई है ताकि क्या हो, छोटे इन्वेस्टर उनको बेनिफिट हो।
फिर आगे भी ले जाया जा सकता है। तो थोड़ी बहुत बात करी हुई है। कहाँ तक इसकी अवधि है? ये 25-26, 2025-26 से लेके 2029-30 तक, तो 4-5 साल तक की ये अवधि है। ये सारी चीज़ आप याद रख सकते हो। ये हमारा पूरा आर्टिकल था प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम के बारे में। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल होने वाला है ये है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया कहाँ पर है, लोकेशन बाद में देखेंगे। घटना क्या हुई है? घटना ये हुई है कि सऊदी अरेबिया में अभी आ गई है बाढ़। सऊदी अरेबिया है ना, वहाँ पर अचानक बहुत भयंकर बारिश हुई है, जिसके कारण वहाँ पे बाढ़ आ गई है। एक बात आपने देखी होगी, ये जो सऊदी अरेबिया कहाँ पे आते हैं, ये मिडिल ईस्ट की कंट्री है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वो देखने को मिलते हैं, जैसे कि डेजर्ट वगैरह देखने को मिलते हैं। क्यों है डेजर्ट? क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। लेकिन अभी रिसेंट टाइम में हमने घटना देखी है, कुछ टाइम पहले हमने देखा था कि दुबई में बाढ़ आ गई है, अभी सऊदी अरेबिया में आई है। तो ग्लोबल क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है। एक आपको अच्छा सा एग्जाम्पल याद आएगा, कहीं भी आप एग्जाम में कुछ लिख रहे हो तो ये एग्जाम्पल दे सकते हो कि ग्लोबल जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसका इफेक्ट है वो जो बारिश हो रही है उसके पैटर्न पे भी हो रहा है। फिर पैटर्न पे कैसा हो रहा है तब आप एग्जांपल दे सकते हो कि हमें उम्मीद ही नहीं थी कि सऊदी अरेबिया है, दुबई है, वहाँ पर इतनी भयंकर बारिश हो सकती है, क्योंकि वो रेगिस्तान है। वहाँ पर इतनी भयंकर बारिश हो सकती है कि वहाँ पे बाढ़ जैसे हालात हो सकते हैं। तो वहाँ पर ये एग्जाम्पल में काम आ सकता है। प्रीलिम में कभी काम नहीं आने वाला है कि और सऊदी अरेबिया पे बारिश हुई, ये मेंस में अभी नहीं पूछा जाएगा। प्रीलिम में इसकी लोकेशन काम आएगी, जो हम आगे देख लेंगे। मेंस में काम आ सकता है हमारा जो ड्रॉट है या फिर क्लाइमेट चेंज है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो वहाँ पे ये एग्जाम्पल के रूप में हम यूज कर सकते हैं। यूपीएससी है ना, ऐसी प्रत्यक्ष एग्जाम्पल हो उससे काफ़ी मतलब इंप्रेस होती है। जो एग्जामिनर होता है उनको भी अच्छा लगता है, कोई ऐसे करंट में टॉपिक हो उसका आप एग्जाम्पल दे दो तो वो यूपीएससी वाले जो एग्जामिनर होता है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है कि जो भी स्टूडेंट है वो काफ़ी अपडेटेड है। तो ऐसे आप एग्जाम्पल दे सकते हो। ये अब देख लो, मैप हमारी प्रीलिम की बात कर लेते हैं हम, तो मेंस तो बाद में देखेंगे, पहले तो प्रीलिम होना चाहिए। तो अब बात करें मैप की, प्लेस एंड न्यूज़ में सऊदी अरबिया का मैप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब, रट लो इन सब चीज़ों को, रट लो। यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी, मुंह ताकते रह जाओगे, एक दूसरे का मुंह ताकते रह जाओ। तो एक एक चीज़ होना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ पर पता होनी चाहिए, इनके पोर्ट तक याद होनी चाहिए, इनकी इंपॉर्टेंट सिटीज़ तक याद होनी चाहिए। इस पर डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा एक न एक। कहाँ लोकेटेड है ये? मिडिल ईस्ट का पार्ट है, ये रहा सऊदी अरेबिया। कौन कौन से देश है? यमन, ओमान, ठीक है, यहाँ पर है यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई, यहाँ पर कतर, फिर आगे कौन सा आ गया यहाँ पे? कुवैत, फिर यहाँ पे आ गया बहरीन आ गया। ये देश यहाँ पे बहरीन, ये है कुवैत है, ठीक है, यहाँ पे हो गया कतर हो गया है, यहाँ पे यूनाइटेड अरब अमीरात जो दुबई जहाँ पर है ना वो यूएई, ये ओमान, ये यमन, ये इसके नंबर है। फिर इधर नेबर है, सॉरी, जहाँ से बाउंड्री लग रही है, ये इराक हो गया जिससे जब बाउंड्री लग रही है, ये हो गया जॉर्डन जिससे बाउंड्री लग रही है, ठीक है। इधर क्या आ गया? इधर आ गया इजिप्ट आ गया, इधर ये सूडान आ गया है। तो यहाँ से डायरेक्ट बाउंड्री नहीं लग रही है, ये मैरीटाइम बाउंड्री लग रही है। ये बीच में आ गई रेड सी आ गई, यहाँ से बहुत ज़्यादा चीज़ें भेजी जाती है। कहाँ जाती है यहाँ से चीज़ें होती हुई? वो स्वेज कैनाल से होती हुई मेडिटेरियन सी से जाती है, ठीक है। यहाँ पे स्टेट है, कौन सी स्टेट है आपको बताना है? बाबल मानदेव स्टेट, मैं ही बता देता हूँ, आप क्या ही बताओगे, ठीक है। ये अरेबियन सी है। ये सारी चीज़ लोकेशन में एक एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछता भाई सब याद नहीं आएंगे। और भी होते हैं, यहाँ पे इनका पोर्ट है, हमने कल परसों डिस्कस किया था। यहाँ पे एक खाड़ी है, बे ऑफ, तो वो आपको बे ऑफ एदन, वो सारी चीज़ याद रखना। यहाँ पे एक बे है, उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इनके इंपॉर्टेंट पोर्ट के बारे में पता होना चाहिए। कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये तो ऐसे मान लो कि ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है और यहाँ पे फ्रूट लगा हुआ है, ऐसी बात हो गई है। मतलब आपके हाथ में लड्डू पड़ा है, मुंह में पड़ा, बस खाना है। इन चीज़ों को पढ़ लो, इनके दिमाग ही नहीं लगाना, क्वेश्चन एक आएगा सही हो जाएगा, मौज करोगे। सऊदी अरेबिया दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है और सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अरब जो प्रायद्वीप है उसका सबसे बड़ा देश है। कैपिटल कहाँ है इसकी? कैपिटल रियाद में है। एरिया कितना है याद नहीं रखना है, जनसंख्या कितनी याद नहीं रखना है, भाषा कौन सी याद नहीं रखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखने की आवश्यकता नहीं। यूपीएससी में काम करनी है ये सारी चीज़ें। अगर कोई और तैयारी कर रहे हो आप तो अब याद रख लेना, भाषा इनकी है अरबी और मुद्रा कौन सी है? सऊदी अरब रियाल है। अगर दूसरा एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वो याद रख लेना, यूपीएससी में याद रखने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी कभी ये चीज़ें नहीं पूछेगा। फिर पड़ोसी देश कौन सा है? जॉर्डन है, इराक है। फिर उत्तर में कौन कौन से है? पूर्व में कुवैत है, फिर कतर बहरीन है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, ओमान है, यमन है,
फिर मैरीटाइम बाउंड्री में रेड सी से भी लगती है और फारस की खाड़ी से भी लगती है। इधर रेड सी आ गई, उधर फारस की खाड़ी आ गई। जलवायु कौन सी है, ये चीज़ें आप देख लेना। गर्म जलवायु है, शुष्क है, रेगिस्तान है, ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। फिर क्या चीज़ याद रखना, ये याद रखना यहाँ पर रेगिस्तान, रूब अल खाली, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे रेगिस्तान है। अलग से हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी के, तब हम बात करेंगे कौन कौन से देश में कौन कौन से रेगिस्तान है। तो यहाँ पे रूब अल खाली रेगिस्तान कहाँ पर लोकेटेड है, तो वो सऊदी अरेबिया में। फिर और कौन सा रेगिस्तान है, और अन नफूद, रूब अल खाली, अन नफूद, फिर अददहना, ये इंपॉर्टेंट रेगिस्तान है, इंपॉर्टेंट डेजर्ट ऑफ सऊदी अरेबिया। तो रूब अल खाली, फिर अन नफूद, फिर अद दहना, ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट डेजर्ट है, इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। माउंटेन आसिर हिजाज है, ये याद मत रखो, इतनी याद रहेंगी भी नहीं। फिर यहाँ पर ये चीज़ रखना, जाबल सौदा है, यहाँ का सबसे ऊंचा चोटी है। अगर थोड़ा बहुत भी स्पेसिफिक में जाना है ना, बहुत डिटेल में जाना है, तो आप ये भी देख सकते हो, जाबल सौदा है वो यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत है। वैसे इतना डिटेल याद रहेगी नहीं, पर थोड़ा बहुत आइडिया रखना चाहो तो। रिवर यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, ये वाड़ी वाड़ी रखने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है, इतनी चीज़ याद रहेगी भी नहीं और याद भी नहीं रखनी है। तो देखना ये डेजर्ट के बारे में जरूर याद रखना, ठीक है, रूब अल खाली डेजर्ट वगैरह, तो डेजर्ट के बारे में याद रखना। माउंटेन नहीं रहेगा तो चलेगा, बट डेजर्ट जरूर याद रखना, ठीक है, ये चीज़ आप याद रख सकते हो। पड़ोसी देश हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जॉर्डन, यमन, ओमान वगैरह सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये जॉर्डन जो स्टेट है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेड वगैरह होता है, तो ये तो आपके लिए फेवरेट टॉपिक है ही और पता भी होता है, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में पता होगा आपका। और यहाँ पे जो रास नतूरा है, ये सबसे बड़ी तनूरा, रास तनूरा है, वो सबसे बड़ी रिफाइनरी है, वो भी यहीं पर लोकेटेड है। यहाँ पे ये दो पोर्ट है, जेदा और दमाम, इनको याद रखना यार, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जेदा, दमाम, ये किसके पोर्ट है, यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगी। एक सिटी है जिसके दो पोर्ट है, जेदा, दमाम, कहाँ पर है, कहाँ लोकेटेड है, इस प्रकार से क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकती है, ठीक है। मक्का मदीना भी यहीं पे लोकेटेड है, ये चीज़ें भी याद रखना। तो कुछ पॉइंट है, इसको आप वापस देख सकते हो। मक्का मदीना याद रख लेना, ठीक है, इन दोनों ये धार्मिक स्थल है, मक्का मदीना, ये तो याद रखने की जरूरत ही है, आपको नॉर्मल पता भी होगा। जेदा दमाम के बारे में पता रखना, ये यहाँ के इंपॉर्टेंट पोर्ट है। रास तनूरा को याद रखना, ये बड़ी सबसे बड़ी रिफाइनरी है, इसके बारे में थोड़ा याद रख लेना, रट लेना इस चीज़ों को, तो इनके बारे में माइंड में जरूर रखना। तो ये हमारा पूरा आर्टिकल था, किससे रिलेटेड, सऊदी अरेबिया के बारे में था। इतनी चीज़ याद हो गई, नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है लैंडस्लाइड डैम से रिलेटेड है। क्या हुआ है अभी उत्तराखंड है ना, वहाँ पे लैंडस्लाइड देखने को मिली है। क्या क्या बात करेंगे हम, लैंडस्लाइड के बारे में बात करेंगे, लैंडस्लाइड होती क्या है, उसके बाद में क्या बात करेंगे, उसके बाद में ये जो है ना अलकनंदा रिवर के आसपास में हुआ है, तो अलकनंदा रिवर के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ में प्रयाग इसी से जुड़े हुए हैं, तो प्रयाग के बारे में बात करेंगे। लैंडस्लाइड क्या होती है, लैंड होती है ना, एक साथ में ये पट्टी होती है, भू की जो ऊपर वाली मिट्टी है, ये एक साथ में नीचे खिसक के आ रही है। आपने देखा होगा बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, वो एक तरफ से ऐसे धस के नीचे आ जा सकते हैं, वो क्या होता है, लैंडस्लाइड होता है। तो सिंपल सा पॉइंट है, लैंडस्लाइड, बहुत ज़्यादा लैंड होती, वो एक साथ नीचे आ जाती, तो वो लैंडस्लाइड कहती है। अलकनंदा रिवर के बारे में बात करें तो यहाँ पे ये यहाँ से समझो, आप अच्छे से समझ में आएगी। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। अब अलकनंदा रिवर को आप अच्छे से समझना। अलकनंदा रिवर ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, ये बद्रीनाथ है, यहाँ पे बद्रीनाथ टेम्पल भी है, ठीक है, और यहाँ पे ग्लेशियर भी है। ग्लेशियर कौन सा है, सतोपत ग्लेशियर। ग्लेशियर कौन सा, सतोपत ग्लेशियर। यहाँ से ओरिजिनेट क्या हो रही है, यहाँ से हो रही है अलकनंदा रिवर, ये ओरिजिनेट हुई अलकनंदा रिवर। अब ये आगे बढ़ रही थी, अलकनंदा जी आगे आ रहे थे, बीच में कौन सी आ गई, धौली गंगा आ गई। अलकनंदा जी आगे आ रहे थे, बीच में आई धौली गंगा। अब धौली गंगा ने बोला मैं आपसे मिल जाती हूँ। अलकनंदा जी आगे आ रहे थे, कहाँ से आ रहे थे, बद्रीनाथ से आ रहे थे। अलकनंदा जी आगे आ रहे थे, कहाँ से आ रहे थे, बद्रीनाथ से आ रहे थे। बीच में मिल गई धौली गंगा। धौली गंगा ने क्या बोला, मुझे भी आप में मिलना है। अलकनंदा ने बोला आ जाओ मिल लो भाई, आपको मिलना ही है तो आ जाओ हमारे साथ में। तो ये दोनों मिले ना, तब इसको किसने देख लिया, यहाँ पे भगवान विष्णु जी थे, वो देख रहे थे, तो ये बन गया विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग कहाँ बन रहा है, अलकनंदा किससे मिल रही है, अलकनंदा धौली गंगा से। अलकनंदा धौली गंगा से मिल रही है, तब क्या बन रहा है, विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग याद रह जाएगा, कहाँ बन रहा है विष्णु प्रयाग, जब अलकनंदा है वो धौली गंगा से मिल रहा है, तब क्या बन रहा है, विष्णु प्रयाग बन रहा है। अलकनंदा धौली गंगा से मिल रहा है, तब क्या बन रहा है, विष्णु प्रयाग। तो ADV याद रखना, AD = V, AD = V। अलकनंदा धौली गंगा इक्वल, तो अलकनंदा तो याद रही जाएगी क्योंकि सब जगह अलकनंदा तो कॉमन है, तो अलकनंदा याद रह जाएगी। आपको ये याद रखना, धौली गंगा = विष्णु प्रयाग, धौली गंगा = विष्णु प्रयाग।
अलग प्लस धौली बराबर विष्णु, तो विष्णु याद हो गया। उसके बाद में फिर नीचे आ गई यहाँ पे आ गई नंदाकिनी। अब नंदाकिनी ने बोला हमें भी आगे जाना है, तो नंदाकिनी तो आपको इजीली याद हो जाएगी। नंदाकिनी में कौन सा प्रयाग बन रहा है? नंद प्रयाग, तो नंद हो जाएगा। अब कौन सी बनी है? अलकनंदा नंदाकिनी इक्वल नंद प्रयाग, तो ये तो आपको याद हो जाएगा। बट ये सीक्वेंस याद रखना कि पहले कौन सा प्रयाग बन रहा है, पहले विष्णु प्रयाग बन रहा है, पहले रिवर कौन सी आ रही है, तो रिवर आ रही धौली गंगा, उसके बाद में नंद आ रहा है। पहले विष्णु जी थे, विष्णु जी ने अवतार लिया नंद जी के घर, विष्णु जी ने अवतार लिया नंद जी के घर, तभी बना नंद प्रयाग। तो इसलिए याद रखना, आप ऐसे सीक्वेंस में याद रखना, पहले विष्णु जी आए फिर नंद जी आए। विष्णु जी किससे मिलकर आए? धौली गंगा से मिलकर आए। विष्णु जी किससे मिल गए? धौली गंगा से। फिर आए नंद प्रयाग जो कि नंदाकिनी से। अब नंदाकिनी से नीचे आए फिर क्या आया? यहाँ पे ये कौन सी रिवर आ रही है? ये आ रही परियार। कौन सी रिवर है? रिवर का नाम याद बताओ। पिंडर रिवर बोल सकते हो, पिंडर रिवर। कौन सी? परियार नहीं, पिंडर, ये पिंडर रिवर है। अब याद रखना यहाँ पे प्रयाग कौन सा बन रहा है? कर्ण प्रयाग बन रहा है। कौन सा प्रयाग बन रहा है? कर्ण। अब कैसे याद रखोगे? कर्ण है ना, वो सबसे बड़ा दानवीर था, कर्ण सबसे ज्यादा दान करता था। और दान किसका किया? एक पिंड भी दान होता है, पिंड दान, आपने सुना होगा, पिंड दान भी करते हैं। तो पिंडर रिवर मतलब पिंड दान कर रहा है। दान कौन कर रहा है? तो कर्ण कर रहा है। तो अगर कर्ण का ये ऐसे पूछा जाए कि कर्ण प्रयाग कौन सी दो रिवर से मिल रहा है, तो ऑप्शन में आप देखोगे तो वहां पे पिंड अगर लिखा हो तो आप याद रखना, हाँ पिंड नाम का दान भी किया जाता है, और कर्ण है वो सबसे बड़ा दानवीर था, तो पिंडर रिवर होगी। तो पिंडर प्लस अलकनंदा, ए प्लस पी इक्वल के, तो ये बनेगा कर्ण प्रयाग भी बन गया। कर्ण के नीचे है रुद्र। अब रुद्र कौन बनेगा? रुद्र बनेगा यहाँ से कौन सी रिवर आ रही है? ये देखो ऊपर से आ रही है मंदाकिनी। मंदाकिनी से याद रखना महादेव, और महादेव ने रूप लिया रुद्र का। महादेव ने किसका लिया रूप लिया? रुद्र का, तो ये बन गया रुद्र प्रयाग। पहले बना विष्णु प्रयाग जो कि धौली रिवर से बना, फिर बना नंद प्रयाग जो कि नंदाकिनी से मिलकर बना, फिर बना कर्ण प्रयाग जो कि पिंडर से मिलकर बना, फिर बना रुद्र प्रयाग जो कि मंदाकिनी से मिलकर बना। उसके बाद में बनता है देव प्रयाग। देव प्रयाग याद रह जाएगा, सबसे लास्ट में था, क्योंकि ये भागीरथी से बन रहा है, और भागीरथी जी है वही देव को नीचे लेके आई थी। भागीरथी जी है वही देव को नीचे लेके आए थे, गंगा को नीचे लेके आए थे। तो लास्ट में बनना है देव प्रयाग। भागीरथी प्लस अलकनंदा मिलके क्या बनता है? देव प्रयाग बनता है। तो कैसे याद रखोगे? विष्णु, फिर बाद में आता है नंद, फिर बाद में आता है कर्ण, फिर बाद में रुद्र, फिर देव। ठीक है, नीचे से ऊपर कैसे? डी देव प्रयाग, आर रुद्र प्रयाग, के कर्ण प्रयाग, उसके बाद में एन नंद प्रयाग, और विष्णु प्रयाग वी। डी आर के डी आर के डियर आर के डी का डियर, आर के एन वी, डियर आर के एन वी। कैसे भी करके असेंडिंग डिसेंडिंग करके रट लो आप, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर यहाँ से निकलती यमुना, ये मिलके जाती गंगा में, वो हम मिलती है प्रयागराज में मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? कौन सी? अपनी अलकनंदा, तो वो हो रही है भागीरथ से। ठीक है, बद्रीनाथ से हो रही है। बद्रीनाथ जो इंपॉर्टेंट टेम्पल है वो यहीं पर लोकेटेड है। अलकनंदा ये गंगा की मुख्य धाराओं में से एक है। उत्तराखंड के सतोपथ जो ग्लेशियर है वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। देवप्रयाग भागीरथी नदी में मिलकर बनती है। इसके बाद का जो रीजन है उसे गंगा कहा जाता है। यहाँ से इसके बाद में गंगा कहा जाता है। देवप्रयाग के बाद की जो है ना उसे गंगा कहा जाता है। ये चीज़ याद होगी। फिर यहाँ पे अलग अलग जिलों से होके जाती है उत्तराखंड के। ये चमोली है, टिहरी है, ये पौड़ी है, इन जिलों से होके गुजरती है। बद्रीनाथ यहीं पर लोकेटेड है। फिर कुछ झील यहाँ पर कुछ झरने भी है, जैसे कि तुप्त कुंड है वो यहीं पर लोकेटेड है। सतोपथ झील जहाँ से होकर ओरिजिनेट होती है। ये त्रिकोणीय है, भगवान विष्णु जी के मंदिर वगैरह भी है। तो ये सारी डिटेल थी, ये ऑलरेडी देख चुके हैं। अच्छे से एक बार समझ लेना। इस जो प्रयाग वगैरह है वो भी अच्छे से रट लेना। ठीक है जी, याद हो जाएंगे। ठीक है जी। अब लैंडस्लाइड और एवेंचल ये क्या होता है? एवेंचल लैंडस्लाइड क्या होता है? लैंडस्लाइड में ये होती है ना मिट्टी वगैरह है, धूल मिट्टी कंकड़ वगैरह है, वो एक साथ जब नीचे आते हैं, वेस्ट होता है, मास होता है। मास किसका होता है? लैंड का। ठीक है, रॉक है, सॉइल है, चट्टान है, ये सब एक साथ नीचे आते हैं तो वो लैंडस्लाइड कहते हैं। और एवेंचल क्या होता है? इसमें बर्फ, आपने देखा बर्फ के एक साथ साथ धुल के आ रहा है। एक सनी देओल की मूवी थी, उसमें वो ऐसे वो स्काइडिंग वगैरह कुछ कर रहा था और पीछे बर्फ नीचे गिरते आ जाती है, तो वो कहलाती है अवेंचल। तो यहाँ पर बर्फ है, इससे बर्फ से याद रखना कि बर्फ नीचे इससे गिर रही है ऊपर से, और इसमें मिट्टी गिर रही है। ये मिट्टी गिर रही है और इसमें ऊपर से बर्फ गिर रही है। बस दो चीज़ें याद रखना तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट आर्टिकल है फ्यूचर फॉर जॉब्स। ये एक रिपोर्ट है फ्यूचर फॉर जॉब्स।
इसमें कुछ पॉइंट याद रखना। पहला पॉइंट क्या याद रखना, इसे रिलीज कौन करता है, इसे रिलीज कौन करता है, तो इसे रिलीज किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसे रिलीज किया गया है। फ्यूचर फॉर जॉब्स रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसे रिलीज किया जाता है। अभी क्या बात करिए, अभी है ना नौकरियां बढ़ जाएगी, 170 मिलियन नौकरियां बढ़ जाएगी 2030 तक है। फिर विशेषज्ञ जैसे कि डेटा विशेषज्ञ है, फिनटेक है, इनमें सबसे ज़्यादा नौकरियां मिलेगी। कर्मचारी वगैरह होते हैं जो सचिव होते हैं, क्लर्क होते हैं, ये जॉब कम आ जाएगी। तो ये बातें करिए, ये हमारे काम की नहीं है। हमारे काम का ये चीज़ है कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा फ्यूचर फॉर जॉब रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, तो फ्यूचर फॉर जॉब रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज की जाती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक सार्वजनिक और निजी सहयोग से बना हुआ एक संगठन है। इसमें पब्लिक भी है और प्राइवेट है, इन दोनों के सहयोग से बना हुआ एक संगठन है जो आपस में मिलकर सुझावों पे काम करता है, एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है। और रिलीज कौन सी रिपोर्ट करता है, फ्यूचर फॉर जॉब रिपोर्ट इसके द्वारा रिलीज की जाती है। तो यही चीज़ याद रखना, फ्यूचर फॉर जॉब रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसे रिलीज किया जाता है। सिंपल पॉइंट याद रह जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है ना, इसका जो आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम है, यहाँ पर हब स्थापित किया जा रहा है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब है, वो कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, वो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थापित किया जा रहा है। बात करें नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की, तो इसे 2023 में इसकी शुरुआत करी गई थी। उद्देश्य क्या था इसका, इसका उद्देश्य था कि ग्रीन हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाए भारत में, भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में हब बनाया जाए। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इसे शुरू किया गया था, नवीन एवं नवीनीकरण मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया था। पहला 2023 में इसकी घोषणा करी गई थी, नवीन एवं नवीनीकरण मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया गया था। उद्देश्य क्या था, भारत को इसका हब बनाना। 2030 तक 5 मीट्रिक टन है वो ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, और विश्व केंद्र के रूप में स्थापित करना। इसके लिए कुछ और स्कीम चलाई जा रही है, जैसे साइट नाम की स्कीम है, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम, ये इसके लिए चलाया जा रहा है। और हरित हाइड्रोजन यानी ग्रीन हाइड्रोजन हब, वो भी इसके लिए स्कीम चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत कुछ और स्कीमें है ना, एक साइट स्कीम है और एक हब वाली स्कीम है, ये दो इसके अंतर्गत चलाई जा रही है। तो आपको नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में पता होना चाहिए, किसके द्वारा लॉन्च की गई है, नवीन एवं नवीनीकरण मंत्रालय के द्वारा 2023 में लॉन्च करी गई है। भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में हब बनाना है। 5 मिलियन, ये तो याद नहीं रखोगे चलेगा, और 2 सब स्कीम के बारे में याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है सोनू बॉय। सोनू बॉय आया है। सोनू बॉय क्या होता है, सोनू बॉय अभी अमेरिका की सेना के साथ में मिलके, भारत और अमेरिका दोनों ने मिलके जो हमारी नौसेना है ना, इसके लिए इंटर ऑपरेटेबल सोनू बॉय का उपयोग किया है। अब ये तो चीज़ याद रखने की आवश्यकता नहीं, सोनू बॉय क्या होता है ये आपको याद रखना। सोनो बॉय, सोनो सोनो सुनो मतलब सुनो सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब ये ध्वनि की बात हो रही है। सुनो कब सुनेंगे, जब कोई साउंड आएगा तभी सुनेंगे। तो हम बात करें साउंड की। अब ये जो सोनू बॉय होता है ना, समंदर में क्या होता है, ये नेवी वगैरह जो काम करते हैं ना, तो वहाँ पे सोनार की जो ऐसी होती है, सोनार जो मतलब उसको छोड़ते हैं, ये तरंगे होती है, वेव्स होती है, सोनार की वेव्स, इनको छोड़ा जाता है। इससे पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पनडुब्बी जो है ना कितनी दूर है उनसे। सोनार की होती है, वेव्स होती है, इनको ऐसे छोड़ा जाता है, ठीक है, फेंका जाता है, फिर वहाँ से टकराती है। आपने देखा होगा एक ऐसे कोई बर्ड्स भी होते हैं, वो ध्वनि की सहायता से वो करते हैं, मतलब उनका शिकार वगैरह ना उससे करते हैं। ध्वनि ऐसे छोड़ेगी, आगे जो भी आएगी उसे टकराएगी, फिर वापस रिफ्लेक्ट होकर आएगी, तो उनको पता चलेगा हमारा शिकार कितना दूर है। तो ये जो हमारे आर्मी नेवी वगैरह है वो भी इस प्रकार से काम करती है। नेवी जो पनडुब्बियाँ पानी के अंदर रहती हैं, तो वो सोनार की जो तरंगे होती हैं वो रिलीज करती है। जब वो रिलीज होती है, सामने जो भी इनके सामने कुछ भी होता है, जैसे कि सामने कोई पनडुब्बी है, सामने कोई जहाज, उसे टकराएगी, फिर वापस आएगी, तो इनको पता चल जाएगा कि हमारे सामने हमारा दुश्मन खड़ा है, अब उसे उड़ा दिया जाए। तो वही अभी इन्होंने वही तैयार किया है, क्रिटिकल और इमरजेंसी टेक्नोलॉजी के लिए इन्होंने सोनू बॉय को तैयार किया है, जो भारत की जो है स्ट्रॉन्ग शक्ति है उसे मजबूत करेगा और उसके लिए काम करेगा। तो ये पनडुब्बी रोधी में काम करता है, ठीक है, एंटी सबमरीन वारफेयर के रूप में ये काम आएगा। भारत और अमेरिका के द्वारा इसे तैयार किया गया है। ठीक है जी। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो FAO के बारे में, खाद्य और कृषि संगठन, FAO। अभी ये जो FAO है ना, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। काम क्या करता है, काम ये भूख को ख़त्म करने का लिए, जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है उसके प्रोडक्शन के लिए काम करता है।
हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। प्रमुख कौन होता है? हेड कौन होता है इसका? महानिदेशक जनरल होता है, वो इसका हेड कब होता है। इसे स्थापित कब किया गया था? 1945 में इसे स्थापित किया गया था। हेडक्वार्टर रोम इटली में। न्यूज़ वगैरह में क्यों है, हमें काम की चीज़ नहीं, थोड़ा बहुत इतना आइडिया है वो बहुत है। कुछ रिपोर्ट भी इनके द्वारा रिलीज की जाती है, जैसे सोफिया, सोफो, सोफी, सोफा, इसोको, ये एस वाली सारी रिपोर्ट है वो इसके द्वारा ही रिलीज की जाती है। इसके साथ साथ में विश्व खाद्य मूल्यांक सूचकांक है, विश्व खाद्य मूल्य सूचकांक, विश्व खाद्य मूल्य सूचकांक रिपोर्ट है, वो भी FAO द्वारा रिलीज की जाती है। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 के दिन ही इसकी स्थापना करी गई थी। तो FAO के बारे में आपको क्या चीज़ याद रखनी है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को। 16 अक्टूबर के दिन ही फूड डे को सेलिब्रेट किया जाता है। कुछ रिपोर्ट रिलीज करता है, जैसे सोफिया, सोफो, सोफी, सोफा, सोफो, मतलब पूरी याद रखने की आवश्यकता नहीं, ये सोफो याद रखना है, ठीक है। फिर विश्व खाद्य मूल्य सूचकांक रिपोर्ट को तो जरूर याद रखना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये इतनी इंफॉर्मेशन इसके बारे में थी, इतना बहुत है। आज के डिस्कशन में इतना ही था। मिलते हैं कल एक नए आर्टिकल के साथ में। आज का करंट अफेयर का भूत तो मर चुका है। 5-6 आर्टिकल थे, उसमें 2-3 तो स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक थे, बाकी हमारे जैसे ये सोफो, हम बात करें FAO के बारे में, तो FAO है वो करंट अफेयर नहीं माना जाएगा, ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। तो वैसे ही हमने बात करी है सोनू बॉय, ये करंट अफेयर है, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो कुछ है वो करंट अफेयर के हैं, बाकी करंट अफेयर का लोड मत लो भाई, मत लो लोड। 20 क्वेश्चन पूछेगा, उसमें से 10 क्वेश्चन आप करंट अफेयर के इजीली सॉल्व कर लोगे। 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो किसी से सॉल्व नहीं होने। आप फोकस करो जो 40 क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से, जो आपके स्टैटिस्टिक्स के आते हैं उस पर फोकस करो। 100 क्वेश्चन में से 40 ये आते हैं, 80 नंबर वहाँ से लेके आओगे, 10 नंबर यहाँ से आ जाएगी, 90 और 95 की मेरिट रहती है। आपको 200 में से 200 नहीं लाने, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो करंट अफेयर को तो एक बार देख लो, एक बार PDF से पढ़ लो, आपका पेपर है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।